हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस समय एमए फोर्थ सेमेस्टर में है और उनका सोशियोलॉजी का एग्जाम है। तो सोशियोलॉजी में ये पेपर 3 होगा, जो कि पेपर का नाम है निर्बल वर्ग का समाजशास्त्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशियोलॉजी ऑफ वीकर सेक्शन। तो आप लोगों का पेपर होने वाला है, जो कि थर्ड पेपर होगा वीकर सेक्शन का। तो देखिए, इस बार एमसीक्यू बेस पे तो क्वेश्चन हो ही रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। पहला पेपर तो आप लोगों ने दे ही दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कमजोर समूहों की विशेषता है? वे सभी धनी हैं और समाज में शक्तिशाली पदों पर हैं। दूसरा हो सकता है कि उन सभी को शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त। तीसरा है वे सभी समाज में हाशिए पर और वंचित हैं। तो ऑप्शन सी लगा लीजिए, यही कथन सही होगा। ऑप्शन सी, वे सभी समाज में हाशिए पर और वंचित हैं, कमजोर समूह यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कमजोर समूहों में महिलाओं का सामान्य अनुभव क्या है? महिलाओं का सामान्य अनुभव, तो ऑप्शन दिया है शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच। दूसरा दिया है सामाजिक स्थिति और प्रभाव। तीसरा है लिंग आधारित भेदभाव और असमानता। या चौथा है स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच। इसमें से कौन सही होगा? तो इसमें आप ऑप्शन सी लगा लीजिए, लिंग आधारित भेदभाव और असमानता। जैसे कमजोर समूह में महिलाओं का समान अनुभव क्या होता है? तो यही होता है, पहला तो होता है कि महिला और पुरुष में महिला है तो उसको हटा देना होता है, उसमें भेदभाव होता है और समानता दिखाया जाता है। तो वही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस समूह को अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नेतृत्व की भूमिकाओं से बाहर रखा जाता है? तो स्त्री, बच्चे, वृद्ध, दलित। आप लोग अपने घरों में देखे होंगे। तो ये समाज पितृसत्तात्मक समाज है, तो यहाँ पर स्त्रियों ज्यादा नहीं चलता है। तो कोई भी नेतृत्व होता है, कोई भी भूमिका होती है, तो उसमें स्त्री का ज्यादा भूमिका नहीं रहता है। तो इसमें लगा देंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हो जाएगा स्त्री। ठीक है। फिर है, कौन सा कमजोर समूह अक्सर मैला ढोने की प्रथा का शिकार होता है? मतलब मैला कौन ढोता है ज्यादा? अब स्त्री तो बड़े समूह भी रहेगी, छोटे समूह भी, बच्चे भी बड़े समूह, छोटे। तो दलित देखिए, जो दलित कास्ट के होते हैं, दलित जाति के, तो उन्हीं से मैला ढोने वाला काम होता है, जो अभी भी आप देखते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे या कहीं भी बुक वगैरह में। तो ऑप्शन डी लगा देंगे, दलित। ठीक है। कमजोर समूहों में बच्चों का सामान्य अनुभव क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, सामाजिक स्थिति और प्रभाव, लिंग आधारित भेदभाव और असमानता, गरीबी या अस्थिर वातावरण। बताइए कौन सा होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा गरीबी या अस्थिर वातावरण, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाज में किस कमजोर समूह की अक्सर अनदेखी की जाती है या उसकी उपेक्षा की जाती है? तो यह क्या जाता है, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, दलित। देखिए, स्त्री की बातें भी होती हैं, बच्चे की बातें भी होते हैं, दलित का भी एसटी ओबीसी और क्या क्या संरक्षण दिया गया है, लेकिन वृद्ध का संरक्षण के लिए बातें अभी नहीं कहा गया, इन लोग को अनदेखा कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक है, वृद्ध। क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और संसाधनों तक पहुंच निर्धारित करने में कौन कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लिंग, उम्र, जाति या जातीयता। तो देखिए, इसमें निर्धारित अगर कोई भी संसाधन होता है तो उसमें जाति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऑप्शन सी लगा देंगे, जाति। फिर अगला क्वेश्चन है, किस समूह को अक्सर शिक्षा, रोजगार और आवास के अवसरों से बाहर रखा जाता है? स्त्री, बच्चे, वृद्ध, दलित। तो देखिए, इसमें दलित ही रहेंगे बाहर, ऑप्शन डी लगा देंगे। पहले महिला ढोने का काम दे दिया जाता है तो दलित को बाहर ही रख देते हैं, शिक्षा क्या करेंगे लेकर। फिर है, किस समूह को अक्सर शिक्षा, रोजगार और आवास अवसरों से बाहर रखा जाता है? वही क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ, वही आ गया है, तो दलित होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न वर्ग का समान अनुभव क्या है? शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच, उच्च सामाजिक स्थिति और प्रभाव, भेदभाव और सीमित अवसर, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच। इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो देखिए, ये निम्न वर्ग का सामान्य अनुभव क्या है, तो ये हो जाएगा आपका भेदभाव और सीमित अवसर, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, भेदभाव और सीमित अवसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? आपने अगर संविधान पढ़ा होगा तो उसमें देखिए अलग अलग भाग बटा गया है, जिसमें कि पहला राज्य हो जाता है, दूसरा नागरिकता होता है, तीसरा देखिए मौलिक अधिकार हो जाता है, चौथा डीपीएसपी हो जाता है, उसके बाद चौथा एक कमी आपका
मौलिक कर्तव्य रहता है कि ये 5वीं अनुसूची होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजातियों को किसमें रखा गया है, तो ये डीपीएसपी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीपीएसपी में। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निम्नलिखित में से किसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और एससी अत्याचार निवारण अधिनियम 1998 के तहत सामूहिक जुर्माना लगाने और वसूलने का अधिकार किसे है? जिलाधिकारी को, राज्य सरकार को, विशेष न्यायालय या उच्च न्यायालय? तो ये न्यायालय तो इसमें नहीं आएगा। अब जिलाधिकारी और राज्य सरकार में जिलाधिकारी अपना काम करेगा, राज्य सरकार तो वसूलेगा ना। तो ऑप्शन बी लगा देंगे, राज्य सरकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? हाँ बताइए। अब ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति किसके अंतर्गत है? तो देखिए ये 338 में होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे 338। 332 नहीं है, 342 नहीं है, 28 नहीं है, 338 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 339 संघ को कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है जो राज्यों को दिशा देने के लिए विस्तारित होता है। अब इसमें देखिए पहला कथन सही है कि दूसरा कथन सही है कि दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसमें देखिए दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 के तहत किसी भी लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध में न्यूनतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो यह कम से कम 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1 वर्ष का है। ठीक है, 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी नेशनल एसटी एससी और नेशनल एसटी और एससी का है, को संविधान में क्रमशः किन अनुच्छेदों के अंतर्गत रखा गया है, मतलब किस आर्टिकल में रखा गया ये पूछ रहा है। तो 338 और 338 ए में है। 338 कहाँ है? ये है। ऑप्शन नंबर सी में एसटी एससी को रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितने सदस्य हैं? तो ये 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 5 सदस्य। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के, अब यहाँ पे डैश है, के तहत की गई थी। तो यह किया गया था यहाँ पर, अभी हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, अनुच्छेद 338। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 338। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2002, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2002। ये गलत हो जाएगा, तो इसी को सही कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए भी ला दिया गया है, तो लेकिन अब इस समय क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये आप ऑप्शन डी लगाइएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कोई नहीं, तो कोई ना कोई करता ही होगा ना, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्य नहीं है? अनुसूचित जातियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना, अनुसूचित जाति के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच करना, अनुसूचित जाति की सुरक्षा से सभी संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से ये उपरोक्त, इसको हटा दीजिए, कौन सा नहीं पूछा है? तो ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं देना पड़ता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना पड़ता है। तो ऑप्शन सी लगा देंगे, यही वाला गलत है, और बाकी ये दोनों सही है। तो जो गलत है उसी को बताना है। देखिए यहाँ पे पूछा है ना कार्य नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई है? 41वां, 65वां, 82वां या 76वां? तो ये हो जाएगा 65वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऐसा कोई है वो नहीं है, तय नहीं किया गया, वह भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। उसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे उसको हटा सकता है, लगा सकता है।
वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बताइए कौन है? तो इस समय नंद कुमार साय हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की गई थी, कब की गई थी? तो ये 2004 में, ऑप्शन नंबर डी में है 2004। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक किसके बारे में प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाएं, चुनाव आयोग, ग्राम पंचायतें, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आरक्षण प्रतिनिधित्व। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं दलित वर्ग के लिए, तो इसमें यही होगा, चुनाव से कोई बात हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी लगा देंगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के लिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया। इसके अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए कि आपको और जरूरत है। अगर नहीं है, अगर आप सीरीज लिए हैं तो पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है देखिए पीएन नॉलेज रिसर्च सेंटर, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसको कर लीजिए। हमारे चैनल पे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट कराए जाते हैं जो कि आप लोग अपने एग्जाम के पहले टेस्ट करिए और उसका बेनिफिट प्राप्त करिए। तो चलिए, आप एमआई में है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। बाय बाय।